तो भाई देखो हमारे पास ना ये जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर हमारे पास सबको चैप्टर का नाम पता है ना, ठीक है। जो चैप्टर हमारे से मतलब भारतीय संविधान में अधिकार की बात करते हैं। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में जो है सामान्य अधिकार तक पढ़ाया था, और तुम्हें मैंने हल्का सा बताया भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं तुम्हें ये सबसे जो बड़ी बात थी, मैं तुम्हें वो वाली कहती कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, ठीक है। अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, इसका मेरे पास एक्चुअल में मतलब क्या निकल के आता है ये तो मैं बता चुका हूँ। अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब था कि जो भी हमारे पास जो अधिकार है, मानव के वो अधिकार जिनको संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, जिनको संविधान में लिख दिया गया है, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, उसको वही नॉर्मस बोलते हैं, मतलब कि जो भी है अधिकारों का घोषणा पत्र। आज हम भाई अगली बात करते हैं, मेरे पास जो है उसे हम बोलेंगे जैसे मौलिक अधिकार। मेरे पास एक्चुअल में क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, क्या बोला मैंने, वे सभी अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, क्या बोला मैंने भाई, मेरे पास वो सारे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा इनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाई मैं क्या बोला, इन सबको लागू करने के लिए एक ना विशेष प्रावधान बनाया गया। भाई विशेष प्रावधान का मतलब क्या है, इनके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया, ठीक है। इनके लिए क्या कर रखा है, एक अलग से सेक्शन बनाए। अलग से सेक्शन बनने का मतलब क्या है, एक अलग कानून बना दिया गया। मानव के जो अधिकार है ना, ठीक, उन सभी अधिकारों को, देखो मौलिक अधिकार वो होते हैं जिनको संविधान में लिखा गया, ठीक, और इसके लिए एक अलग से धारा बना रखी है, एक अलग से सेक्शन है, ठीक। बोलते ना कि तुम्हें इस सेक्शन के तहत तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी, ठीक। तो इसी तरीके से इसका भी एक सेक्शन बना रखा है। उसके बाद कह रहे कि इनकी गारंटी एवं सुरक्षा समय संविधान करता है। भाई इसकी गारंटी कौन लेता है, इसकी जो गारंटी है या फिर जो ये जो संविधान की सुरक्षा है, मतलब कि इसको शास्त्र भाई संविधान खुद करता है। मैंने क्या बोला, इसकी गारंटी कौन लेगा, हमारे पास हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, इस बात की गारंटी कौन देता है भाई, तो नॉर्मल से बोल देंगे संविधान खुद देता है इसकी गारंटी, ठीक है। उसके बाद इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अगर तुम्हें अपने अधिकारों में परिवर्तन करवाना है, तुम मान के चलोगे भाई तुम्हें अधिकार चाहिए कि तुम कहीं पे पेड़ लगा दो, मान लो तुम्हें अधिकार चाहिए कि तुम कहीं पे भी पेड़ लगा दो, ठीक, तो इसके लिए तुम्हें संविधान में चेंज करवाना पड़ता है, ठीक है। जिस इंसान को दिक्कत होती है ना, वो सबसे पहले कहा था कोर्ट में आता है, ठीक, कोर्ट में अपील करता है भाई मेरे को क्या कि नया कानून बनवाना है या फिर कानून में कुछ परिवर्तन करवाना है, बस भाई। तो कानून में परिवर्तन करवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में हमारी अपील देखी जाती है, उसके बाद हमारे पास होता है संविधान में, ठीक है। संविधान में डिस्कस होने के बाद क्या है, जो भी बातें वो सारी क्या आराम से लागू हो जाती है, ठीक है। इसमें दिक्कत होने पहले कुछ, फिर उसके बाद भाई मेरे पास क्या है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे पास एक भी, सरकार के कितने अंग होते हैं टोटल, हाँ भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक, पता ना मेरे पास भाई, जिसको बोलते हैं मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार का कोई सा भी अंग जो है वो इसमें कोई से भी मतलब कि एक तरह से बाधा नहीं डाल सकता। सुनो इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है, नोट हमारे पास है, कह रहे कि मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया। अगर तुमसे बातें बोल देना कि मौलिक अधिकार जो है इसको कहाँ से लिया गया, हम क्या बोलेंगे भाई अमेरिका से लिया गया, ध्यान रख के चलना, इसको थोड़ा याद कर लेना, ये अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट मेरे पास है संविधान के 3 भाग के अनुच्छेद 12 से 15 तक मौलिक अधिकारों का विवरण उल्लेख है। देखो भाई इसमें मेरे पास एक नॉर्मल सी बात लिखी है, तो मेरे पास सेक्शन नंबर यहाँ पे कह रहे कि भारत संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 5 तक, अनुच्छेद नंबर सेक्शन 12 से लेके सेक्शन नंबर 5 तक, इसमें जो भी हमारे पास है ना, इस मतलब आर्टिकल बोलते हैं वैसे, इसमें अनुच्छेद नंबर 12 से लेके अनुच्छेद नंबर 5 तक, इन सब में जो इंसान के जो मौलिक अधिकार है, जो इंसान के पास हक है, वो सारे लिखे गए। तुम अगर कभी गूगल पर डालोगे ना कि जो कभी गूगल पर सर्च मारना कि जो इंसान है उसके मौलिक अधिकार क्या क्या है, ठीक, अनुच्छेद के साथ, तो तुम्हें सारी की सारी बातें लिखी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भाई बात करते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला मेरे पास है भाई, इसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं इसको, समानता का अधिकार, जो मेरे पास है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला जो मेरे पास है भाई स्वतंत्रता का अधिकार, अगला क्या मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार, जो मेरे पास अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। उसके बाद और अगली बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर तुम्हारे साथ कोई सा शोषण हो रहा है तो तुम उसके विरुद्ध तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार है, वो सेक्शन तुम्हारे 22 से लेकर 24 तक चलता है।
अगर तुम्हारे पास है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या भाई, जो धर्म है तुम अपने धर्म की आराम से मतलब कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। बस हमारी जैसे मान के चलो कि जो अभी जो चल रहा है ना, बहुत ही कट्टरपंथी चल रही है, इसमें ये चल रहा है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी अजान बंद करवा रहे हैं, ठीक, उनकी क्या अजान बंद करवा रहे हैं। तो ये चीज पता है बंद क्यों नहीं करवा पा रहे, इसको बंद करवाने के लिए उनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि भाई क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद है 24 से लेकर 28 तक, इसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई सा भी धर्म है ना, वो अपने धर्म की आराम से मान लो एडवर्टीजमेंट कर सकता है। वो चाहे इसमें यही तो होता है, जो अजान पढ़ते हैं इसके अंदर होता क्या है, अजान के अंदर यही होता है, ये बोला जाता है कि भाई और कोई भगवान नहीं होता, अल्लाह ही एक भगवान है। तो वो क्या है कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई भी जो धर्म है उसको वो आराम से लागू कर सकते हैं। बात समझ आ गई। फिर जो मेरे पास जो नेक्स्ट है वैसे मेरे पास अगला क्या है कि सांस्कृतिक एक शिक्षा संबंधी, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा चाहिए, ठीक, तो उसका अधिकार भी तुम्हारे पास है। तो पता है तुम्हारे स्कूल में उर्दू मीडियम में बुक होती है, जो तुम्हारी जो बुक है ना, जैसे मान लो कि संविधान की बुक है, ठीक, अगर जैसे जो तुम्हारे पास पोल साइंस की बुक है, ये जो तुम्हारी पोल साइंस की बुक है ये तुम्हारी कौन कौन सी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में। ऑनलाइन चेक करोगे ना सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह, तुम्हें आराम से जाएगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ठीक। और बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहाँ पे तुम्हें अलग अलग भाषा में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तेलुगु में लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तेलुगु भाषा में, ठीक। जैसे गाँव वगैरह होते हैं वहाँ पे हिंदी चलती है, हमारे भारत वगैरह में हिंदी चल रही है, ठीक, और इंग्लिश भी चल रही है। अब कुछ लोग भाई उर्दू के अंदर मैथ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अगला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि संवैधानिक उपचार जो भी, अगर तुम संविधान में तुम्हें कुछ भी लगता है ना कि हाँ भाई ये बात होनी चाहिए, तो उन सभी के उपचार तुम्हारे अनुच्छेद 32 के अंदर है, ठीक। भाई समझो, जो मेरे पास अगला है, हम पहले बात करते हैं समता का अधिकार। पहले मेरे पास क्या भाई, समता का अधिकार। मैं 14 से लेके जो 18 तक का अधिकार किसमें है भाई, समता के अधिकार हम देखते हैं। पहला मेरे पास है अनुच्छेद नंबर 14, इसमें कह रहे कि गारंटी कानून समता और समानता कानूनी सुरक्षा हमें प्राप्त करने के बिना भेदभाव के। देखो इसमें नॉर्मल सा ये लिखा हुआ है कि अगर इसमें जो हमारे पास जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 में ये वाली बातें बोलते हैं कि जो कानूनी तुम्हें, देखो तुम्हें ना गारंटी दी जा रही है किस बात की भाई, कि तुम्हें सब जगह तुम्हें एक जैसा देखा जाएगा। जैसे मान तुम कहीं पे जा रहे हो और तुम वहाँ पे एंट्री देते नहीं है, मान तुम एक हिंदू हो और वहाँ तुम काले हो, ठीक, और तुम्हें एंट्री मंदिर के अंदर नहीं दी जा रही है, ठीक है, और रीजन कुछ भी नहीं है, तो बोलते भाई तू मंदिर के अंदर नहीं आएगा, तो तुम पुलिस वाले के पास जा सकते हो आराम से। चलो मान लो मैं अगला कह रहा हूँ कि एक बड़ी सी राशन की दुकान है, ठीक, और वो मान लो पैसे में ही राशन देता है, लेकिन बस तुम्हें राशन नहीं दे रहा, कह रहा कि भाई मैं तुझे राशन नहीं दूंगा, मैं तुझे राशन नहीं दूंगा। तो अगर ऐसा होता है तो भाई वो पुलिस वाले के पास जा सकता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आया, ठीक, अब मैं उसको ना पता मना नहीं कर सकता, उसके पास समता का अधिकार है। मेरे तो पता बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया इन बच्चों को भगा दो, इन बच्चों को भगा दो। तो अगर मैं भगाता हूँ पुलिस वाले के पास जाएंगे, ठीक है, और मेरे अगेंस्ट क्या है केस करेंगे, बस में आगे। तो ये मेन रीजन ये होता है, वरना मैं कितनों को भगा चुका होता, ठीक है। सुनो भाई, मेरे पास जो अनुच्छेद नंबर 15 है उसमें कह रहे कि सरकार जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान, हमें जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना। देखो मेरे पास अगला क्या है, जो मेरे पास नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें कह रहे हैं हम किसी भी इंसान को उसकी धर्म या जाति या जहाँ पे वो पैदा हुआ है उसके आधार पे हम वो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो कि भाई कोई ना मनाली में पैदा हुआ, ठीक, फिर मैं कह दूं कि भाई कोई ना पहाड़ी इलाके में पैदा हुआ है, तो पहाड़ी इलाके में जो लोग पैदा होते हैं ना वो क्या थोड़े से हाइट में कम रहते हैं, ठीक है, वो हाइट में थोड़ा सा कम रहते हैं। तो अब ऐसा अगर हुआ भाई हाइट में वो कम है, तो यहाँ पे क्या बातें निकल के आती है भाई ये पता होना चाहिए। भाई हम उसके साथ कोई किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये बातें पता लगी, हम उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सुनो उसके बाद मेरे पास जो अगला है जिसको हम अनुच्छेद नंबर जो मेरे पास, हाँ भाई जो 16 है मेरे पास, कह रहे कि सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर। अब सुनो सार्वजनिक नियुक्ति का पहले मतलब समझो। सार्वजनिक नियुक्ति का मेरे पास मतलब हो जाता है कि अगर किसी कंपनी में वैकेंसी निकली है, ठीक है, जॉब की, तो वहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो तुम्हारे पास मेल हो फीमेल हो, ठीक, जो होता है ना मतलब कि नॉन जेंडर जिसको किन्नर वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है, अगर ये सब भी होते हैं, या फिर कुछ ट्रांसजेंडर है, वो भी अगर उस जॉब के लिए जाएगा तो उसको मना नहीं कर सकता वो, अगर उसके लिए क्वालिफाइड है। चलो मैं ऐसा बोल दूं कि तुमने कभी फॉर्म भरा है गवर्नमेंट का, उसमें लिखा होता है कि मेल फीमेल और अदर,
ठीक। तो यहाँ पे इक्वालिटी है, तुम कोई भी हो, मानो तुम जेंडर हो, मतलब कि तुम्हारे पास ना तुम ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, या फिर बोलते हैं कि मतलब किन्नर वगैरह बोलते हैं, तो सब ये हो। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ मतलब मानो मत, ठीक है, सुनो, कुछ भी कर जा रहे हो, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी जो, जैसे मान के चलो कोई भी इंसान है, ठीक, अगर वो कहीं पे अप्लाई करने जाता है, अगर उसमें स्पेशली बोला हुआ है, अच्छा पता है अभी जो ना कुछ टाइम से जो बच्चे कोरोना वायरस में पास हुए ना, तो उनको कुछ कुछ ना कॉलेज, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट बोलते हैं भाई हम कोरोना वायरस में पास हुए बच्चे को जॉब वगैरह नहीं देंगे, ठीक है, तो ऐसा बोल रखा है। तो पता है एक तरीके से भेदभाव है। अगर उस किसी ने भी उसके ऊपर कंप्लेन कर दी, अगर किसी ने उसके ऊपर कंप्लेन कर दी, तो भाई उसके ऊपर ना अच्छा खासा केस होगा, उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास अब जो नेक्स्ट है, जो जिसको हम बोलेंगे, हाँ भाई, अनुच्छेद जो 17 इसमें कह रहा है समाज से छुआछूत की समाप्ति। पता है जो अंग्रेजों के टाइम से पहले, वो तुमने सुना क्या नाम है उसका, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा था, मतलब अंग्रेजों की तरफ था, उसका एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं है। तो सुनो, हुआ ऐसा था भाई, जो पहले के जो पंडित वगैरह लोग थे ना, वो करते क्या थे, वो सारे सारे धर्म को लेके काफी वो थे। जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं ना, जो मांस वगैरह खाते हैं, उनसे बहुत दूर रहते हैं। अभी के भी ना, मतलब इस टाइम के भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कि मतलब ये सब जो जो इन सब चीजों का सेवन करते हैं, उन सबको कुछ मानते नहीं है वो। जो पंडित वगैरह लोग हैं ना, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं, जो एकदम कट्टर पंडित है, जो खूब ब्राह्मण है, ठीक, वो क्या है, इन सब लोगों को ना बहुत ही मतलब कि छुआछूत वाला मानते हैं, कि भाई तू अगर टच हो गया तो जाके नहाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। फिर जो मेरे पास अगला है भाई 18वां, जो 18 मेरे पास है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि, हाँ भाई, जो 18 मेरे पास है, सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधि पर रोक। सुनो मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास ना ये बता रखा है, अनुच्छेद 18 में कह रहा है सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक। एक तो तुम्हारे पास सैनिक या फिर जो तुम्हारे पास जो शैक्षिक है, इन दोनों में भी कोई भी आसानी से जा सकता है, मतलब कि तुम्हें कोई सी भी शिक्षा प्रदान करनी है, मतलब प्राप्त करनी है ना, तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। बस तुम्हारी ये तुम्हारा कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 18 में। ध्यान रखना है, इसके ऊपर पूरी केस स्टडी आती है, पूरी कहानी लिखी हुई आती है, अगर आते भी तो उस कहानी में सारी बातें बनती है, ठीक है। अब मेरे पास भाई जो अगला है, हम अगले की बात करते हैं, जो मेरे पास है स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहला अनुच्छेद जो मेरे पास 19 है, अनुच्छेद 19 के अंदर क्या बोल रखा है भाई, अनुच्छेद 19 में हमें बता रखा है, ओ भाई सुनो, मेरे पास जो अनुच्छेद 19 है, हाँ भाई, जो मेरे पास अनुच्छेद 19 है, उसमें बोल रखा है कि स्वतंत्रता, ठीक है। मेरे पास हम अगला क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। जो मेरे पास नेक्स्ट है क्या, मेरे पास है स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, जो मेरे पास अनुच्छेद नंबर 19 है, उसके अंदर ये बोल रखा है कि स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति संघ बनाने, देखो मतलब भाषण बोलते नहीं, देखो कोई सा इंसान खड़ा होता है और भाषण देना चालू, कोई सब, देखो मतलब ये ना अधिकार है, लोगों के पास ये अधिकार है कि वो जिस बात पे भाषण देना चाहे आराम से दे सकता है, ठीक। अगला उनके पास है संघ बनाने, इंसानों का ग्रुप बनाने में कोई इनको रोक नहीं सकता। ऐसा तो नहीं भाई, मतलब कि 50-60 लोग एक जैसे हैं, एक जाति के, वो एक जगह मिलकर रहते हैं, तो उनको कोई इन बातों से रोक नहीं सकता, ठीक है, कि तुम एक साथ क्यों रह रहे हो। अगर कोई बोलने आया ना, तो तुम आराम से कार्यपालिका पहुंच सकते हो, फिर तुम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। फिर कह रहा है कि सभा करने, फिर कह रहा है भारत भर में ब्राह्मण करने। देखो तुम कोई सी भी सभा बना लो, जैसे मान लो रामलीला वगैरह है ना, तो इनकी सभा है, जो पहाड़ी लोग हैं उनकी सभा है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि इन सब ने अपनी सभा बना रखी है, एक ना टीम बना रखी है, तो टीम बनाने के ऊपर कोई सा रोक नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, सुनो, जो टीम बनाने पर कोई सी रोक नहीं है। उसके बाद पूरे भारत भर में ब्राह्मण करने, अगर तुम पूरे भारत में कहीं भी घूमते हो, ठीक, तो तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। उसके बाद भारत के किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्व कोई भी व्यवसाय करने। देखो मैंने क्या बोला, देखो अगर तुम भारत के किसी भी हिस्से में बसना चाहते हो, भारत के किसी भी हिस्से में अगर तुम सब बसना चाहते हो, तो आराम से बस जाओगे, इंसान मतलब कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, ठीक है। और तुम्हें किसी भी प्रकार का बिजनेस चलाना है चलाओ, लेकिन बिजनेस होना चाहिए लीगल। बस तुम्हारी जो तुम्हारा बिजनेस है वो क्या है, लीगल होना चाहिए भाई। लीगल का मतलब क्या है, ये नहीं कि तुम अब कट्टा बेच रहे हो खुलेआम,
बंदूक वगैरह खुलेआम बेच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। गांजा खुलेआम बेच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें करना है तो पहले लाइसेंस लो, उसके बाद करो। तुम्हें अगर बंदूक वगैरह बेचनी है, उसको बनाने का लाइसेंस लो, उसके बाद बेचो, तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अनुच्छेद नंबर जो 19 का मेरे पास जो अगला है 20, भाई इसमें क्या रखी, जो अनुच्छेद 20 है इसके अंदर यहाँ मेरे पास है कि अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। देखो तो पता, तुमने देखा होगा कि अगर किसी एक ने खून कर दिया ना, तो पुलिस वाले फिर भी उसकी रक्षा करते हैं, ठीक। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए करते हैं। किसी ने, ये नहीं कि किसी ने खून कर दिया पुलिस वाला उसको छोड़ दे ऐसे खुला कि हाँ भाई मारो उसको, ऐसा नहीं होता। पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको खुद सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरे पास जो अनुच्छेद 21 है उसमें यार कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त, भाई कानून की जितनी भी प्रक्रिया होती है उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। देखो जब तक कानून ना बोले, क्या बोला मैंने भाई, जब तक कानून ना बोले तो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ मतलब बिताने से कोई मना नहीं कर सकता कि हाँ भाई तू जिंदा नहीं रहेगा, तू जाके मर जा, ऐसा कभी कोई नहीं बोलता, ठीक है। फिर नेक्स्ट भाई जो मेरे पास अगला है भाई जो मेरे पास अनुच्छेद 21 के अंदर एक और सेक्शन है, ठीक। अनुच्छेद सेक्शन है, उसके अंदर एक और है। मैंने बोलता ना कि भाई खून करने की बात होती है तो उसके अंदर अब क्या है कि जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोल दूं कोई सा सेक्शन है, उसके अंदर छोटे छोटे और सेक्शन होते हैं। एक कोई सा अनुच्छेद है, उसके अंदर छोटे छोटे और अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। तो RTE जिसको हम बोलते हैं। अब मेरे पास क्या रहेगी भाई, पहले तुम्हें संशोधन के बारे में पता क्या होता है, बदलाव जो किए होते हैं कानून में, जो बदलाव होते हैं उसे बोलते हैं संशोधन, ठीक है। तो कह रहा है कि 86वां संशोधन, संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकार, कह रहे वर्ष 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। तुमने हमेशा देखा होगा जो बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल के होते हैं उनको फ्री शिक्षा मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। पता है ये बात मानी जाती है कि जब बच्चा 8वीं क्लास में आ जाएगा ना, ठीक, जब बच्चा क्या 8वीं क्लास में आ जाएगा तो भाई 8वीं में आने मतलब 8वीं तक उसकी जो फीस है ना पूरी माफ रहती है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन जैसे ही वो 8वीं से ठीक जस्ट 9वीं में पहुंचता है उससे महीने के 30 रुपये ले जाते हैं, 30 लेते हैं 20 लेते हैं, 30 रुपये ले जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वे 30 रुपये ले जाते हैं। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है अनुच्छेद जो 22 है, कह रहे किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। देखो कोई भी इंसान है, अगर उसको किसी भी कारण से अगर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार भी है, ठीक। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ना कोई केस आता है, कभी भी अगर तुम सब में से किसी एक पे मान लो इन केस हो जाए, ठीक, तो तुम्हें कोर्ट में पहले जाके, जहां तुम्हें पुलिस वाले पकड़ने आए ना, तो उससे पहले कोर्ट पहुंच जाओ, किसी भी आसपास में कोर्ट पहुंचाओ, वहां से एंटीसिपेटरी बिल लेके आ जाओ, ठीक है। बिल का नाम क्या होता है, एंटीसिपेटरी बिल। भाई इसमें इन बातों को याद रखो, बहुत काम आती वाली बात है। मैं सिर्फ चैप्टर को स्किप नहीं करता वाला। मान लो कल को कि तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी पे पुलिस वाले वो डर के मारे मरने आ जाए, ठीक, मैं वही वाली बातें बुलाऊं। देखो कि मान के चलो कि भाई तुम्हें ना पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम स्वतंत्र घूम सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, हम उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बिल, ठीक। तुम कोर्ट में जाओ, ठीक है, वहां जाके बोल दो कि भाई हमें ना एंटीसिपेटरी बिल चाहिए। तो पता है एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है, वो पहले से ही ना मतलब कि तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे तुम पुलिस वाले हो ना, भाई मेरे पास क्या बिल है, तो पुलिस वाला तुम्हें छू नहीं सकता। हाँ वो बात अलग है, अगर कोई करप्ट पुलिस वाला होगा वो मार देगा तुम्हें, मतलब ना जान से नहीं मारेगा, वो डंडे से कूट देगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। उसके बाद भाई हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ भाई एक सबसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, कह रहे कि जो मेरे पास 93 संशोधन, मेरे पास जो 93, देखो मैं ऊपर था 84 में, और जो अगला संशोधन मेरे पास 93 है, ये 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मतलब शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 221A में जोड़ा गया। भाई शिक्षा का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के साथ तुम्हारे पास क्या है, शिक्षा का अधिकार भी तुम्हें आराम से दे रखा है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, इंसान के पास शिक्षा का अधिकार। जैसे मान के चलो कि तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक, तुम सब क्या पढ़ना चाहते हो, लेकिन होता ऐसा है तुम्हारे घर वाले बोलते हैं हम तेरे को नहीं पढ़ा रहे, बस मारिए, घर वाले क्या बोलते हैं कि हम तेरे को नहीं पढ़ा रहे, तो तुम पुलिस वाले के पास जाना मत, ठीक है, कि घर वालों ने मना कर दिया कि हम तेरे को नहीं पढ़ाया, तुम पुलिस वाले के पास पहुंच जाओ। ये बात मारी क्या बोला। उसके बाद भाई मेरे पास अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भाई हम पता क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में मेरे पास जो 2 पढ़ा चुका हूँ, जो तीसरा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो तीसरा मेरे पास है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
सबसे पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 23 में कह रहा है कि मानव व्यापार, भाई मानव के व्यापार को मतलब कि तस्करी बोलते हैं, ठीक है। मानव व्यापार और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, मतलब कि एक तरीके से बेरोजगारी का एक फॉर्म है, बेरोजगारी का एक रूप है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लिखा उसमें, सुनो क्या बोला मैंने, मानव व्यापार जिसको भाई मतलब कि तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, मतलब जिसको बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध, लिखा है ना, बेगार, हाँ ठीक है। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि अनुच्छेद 23 में से बोलता है कि मानव व्यापार और बल द्वारा मतलब हाँ भाई कह रहे बल प्रयोग द्वारा बेगारी, और उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। देखो ये पता है बंधुआ मजदूरी, तो बता रहा हूँ क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से बांध लेते हैं, तो मेरे पास पूरा 1 साल मेहनत करेगा तेरे को, मतलब कि ना ऐसे बांध लेते हैं। तो मतलब बहुत सारी मूवी में ऐसा होता है, खानदानी नौकर होता है, ठीक है, तुम हो खानदानी नौकर, ठीक है। सुनो तुम्हारी बात अलग है। हाँ भाई क्या बोला मैंने, अरे कि जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक, तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा चली थी, ठीक है। उस टाइम क्या था भाई, भारत के अंदर ना दास्ता और बेगार प्रथा चली। इसमें कह जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। बात समझ आ रही है। पहले ना इसको बोलते हैं, सुनो, इसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि भाई पूरे एक टाइम पीरियड के लिए तुम उनके पास काम करोगे, वो तुम्हें पैसे दे चाहे ना दे। ठीक है, कि विशेषकर स्त्रियों को पशु की तरह खरीदा और बेचा जाता था, ठीक है भाई। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि स्त्रियों को ना मतलब कि जैसे पशु खरीदते हैं ना, जैसे जानवर वगैरह खरीदते हैं, ठीक, उसी तरीके से पहले जो स्त्री है उनको खरीदा और बेचा जाता था। पता है अभी भी ऐसा होता है, बस वो कानून की नज़रों से हटके है, ठीक। इसको मतलब कि महिलाओं की तस्करी बोलते हैं, लेडीज तस्करी। ये बीच में तुम्हें खबर सुनी भाई बच्चे बहुत सारे किडनैप हो रहे हैं, ठीक। तो ये सारे मेरे पास का भाई वही सीन है, ठीक। अभी ना मतलब कि अगर तुम खबर सुनोगे ना, न्यूज़ वगैरह देखोगे तो बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। तो इसके पीछे ज़्यादातर लड़कियां गायब, लड़के गायब नहीं हो रहे, लड़कियां ही गायब हो रही हैं। इसके पीछे वही एक रीज़न होता है कि भाई जो लोग हैं मतलब कि फीमेल की तस्करी होती है। सुनो अगला मेरे पास है जो अनुच्छेद 24 है, कह रहा है खदानों, कारखानों और मेरे पास क्या है, खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। जो भी खतरनाक काम होते हैं ना, उन सब में बच्चों को मना कर रखा, भाई तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। बात तुम्हारी अनुच्छेद 24 में बोला गया। तुम देखो ना कि छोटे छोटे बच्चे दुकान पे काम करते हैं, तो दुकान पे काम करना चलता है उनका, लेकिन अब भाई वहाँ पे भट्टी है, ठीक है, और तुम भट्टी में काम कर रहे हो बच्चे को, तो यहाँ पे काम करना मना है। कोई लोहे की फैक्ट्री है उसमें काम करना मना है। तो जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उसको नाबालिग बोलते हैं, ठीक। पता अगर मैं तुम सबको तुम्हारे अधिकार बता दूं ना कि जो बच्चे 18 से कम होते हैं उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, तो तुम आधी दुनिया पलट दोगे, ठीक। ऐसा होता है। सुनो भाई मेरे पास अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद जो 24 है उसके अंदर हम बात करते हैं हाँ भाई कह रहे कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे खदानों और कारखानों में काम करना, ठीक है। 14 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनकी बात चल रही है, ठीक है। हम थोड़ा अगला पढ़ते हैं। मेरे पास है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक मतलब निकल के आता है उसका कि अगर तुम किसी भी धर्म के हो, ठीक, तो तुम अपने धर्म को खूब फॉलो करो, तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा कि हाँ भाई तू ये क्या कर रहा है, तू अपने धर्म को बंद कर दे, तू धर्म चेंज करवा। अगर तुम्हें कोई भी फोर्स करता है ना कि भाई तू अपनी जात बदलवा ले, धर्म बदलवा ले, तो यहाँ पे तुम ना आराम से कोर्ट की सहायता ले सकते हो, ठीक है। सुनो जो मेरे पास पहला है उसमें कह रहे हैं कि अनुच्छेद जो 25 है इसमें बता रखा है कि अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। हर एक इंसान को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका पालन एवं प्रचार, वो चाहे ना भाई जितना भी प्रचार करना चाहे। जैसे मान लो हिंदू लोग हैं, ठीक, वो क्या हरे कृष्णा करते जा रहे हैं, तो पता है अदर कंट्री में हरे कृष्णा हो रहा है। तुम अगर देखो ना बहुत सारे जो फॉरेनर है वो सारे फॉरेनर क्या करते हैं भाई, मतलब आसानी से जो भी है रामायण वगैरह इन सब की पढ़ाई करते हैं, ठीक। रामायण बुक पढ़ रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, और जो हिंदू है वो भूलते जा रहे हैं धर्म, ये हो रहा है। अब पता है अदर कंट्री में वो दिए वगैरह चल रहे हैं, और यहाँ पता नहीं क्या कैंडल लाइट जल्दी होती है। दिवाली पे चेक कर लेना, दिए तो भाई मुश्किल से मिलते हैं। जिसके घर में दिए चल गए ना समझो वही गरीब, ये मानते हैं। और बल्कि दिए का खर्चा ज्यादा आता है लाइट से, एक दिए कम से कम 1-2 रुपए का पड़ता है, ठीक है, और उसमें कम से कम तेल जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अभी मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 यूनिट उठेगा,
और तुम पिछले साल की लड़ी लगा के लगाते हो, क्या जा रहा है उसके अंदर? ठीक है, सुनो। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है, जिसको बोलते हैं अनुच्छेद, जो मेरे पास 26 है, अनुच्छेद नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि संगठित इकाई के रूप में धार्मिक या परोपकारी कार्य को करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। नॉर्मल सी बात बोल सकते हैं भाई, जो मंदिर वगैरह ना, मंदिर या फिर मान लो एनजीओ, एनपीओ, समझते हैं एनजीओ क्या होता है? मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं मान लो कि एक ना ऐसी संस्था खोल लिए जिसमें तुम बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे तुम लोगों को उर्दू सिखाना चाहते हो, मतलब कि अलग बता रहा हूँ मैं, तुम ऐसे कोई ऐसी संस्था खोलना चाहते हो जहाँ पे भाई तुम्हें क्या है कि तुम वहाँ पे लोगों को चाहते हो, तुम्हें लोग जो है ना उर्दू सीखे, ठीक। अगर तुम्हारे पास हो जाए भाई, लोग ऐसा कुछ लोग होते हैं कि हम भागवत गीता पढ़ाएंगे, मतलब मार्केट में कुछ दिन पहले 10 रुपए की इतनी मोटी मोटी बुक, मतलब कम से मान लो 500 पेज की बुक मिल रही थी, ये थी भागवत गीता। अब कुछ लोगों ने उसका फायदा उठा लिया, उसको खरीद के महंगी महंगी बेच रहे हैं, ये होता है। तो भाई लोग ना यही करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा अगर अगली बात करें तो मेरे पास जो नेक्स्ट है, उसमें मेरे पास है अनुच्छेद 27 है, क्या धर्म प्रचार एक धार्मिक संप्रदाय को की देखरेख। सुनो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें अपना धर्म का प्रचार करना है, ठीक, तुम चाहते हो भाई तुम अपने धर्म में बहुत सारे लोगों को जोड़ लो, तो भाई जोड़ो, कोई मना नहीं कर रहा। अगला कह रहे कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख। भाई धार्मिक संप्रदाय का मतलब क्या होता है? मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तुम्हारे पास क्या धार्मिक संप्रदाय। अच्छा मुझे बताओ भाई, अगर तुम्हारे सामने कोई हिंदू है, ठीक, हिंदू के सामने अगर कोई मंदिर को तोड़ने की कोशिश करता है जबरदस्ती, ठीक, तो पता वहां पे क्या होगा? लड़ेगा ऑब्वियसली, जो एकदम कट्टर हिंदू होगा लड़ेगा। वैसे ही मान लो कोई मुसलमान है, अगर मुसलमान के सामने कोई मस्जिद तोड़ेगा तो भाई वो लड़ेगा ही। बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारी बातें होती है। फिर वही कह रहे कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए हाँ भाई, देखरेख के लिए कर देने एक मिनट, हाँ भाई, कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मैंने ये बोला कि अगर तुम्हें किसी भी कोई सा तुम्हें मंदिर बनाना है, कोई सा मस्जिद वगैरह बनाना है, तो तुम ना भाई उस चीज के लिए किसी को मजबूर नहीं करोगे कि भाई तू चंदा दे, चंदा दे, तो चंदा क्यों नहीं दे रहा? ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे गली में चंदा मांगने वाले आते हैं, तो पर्ची लेके बैठ जाएंगे, जी वहाँ पे कल भंडारा है, पैसे दो 100 रुपये, ठीक, तुम मना कर दोगे ना तो वो ठीक है। अगर कोई जबरदस्ती करता है तुम बुला लो पुलिस वाले को, कुटवा दो उसको अच्छे से। बस तुम्हारी क्या बोला हूँ, ऐसी चीजें होती हैं। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट है कह रहे कि अनुच्छेद जो मेरे पास 28 है, कह रहे किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या बोला मैंने भाई? ये मेरे पास ना अनुच्छेद 28 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि कोई सा भी सरकारी स्कूल है ना, या कोई सरकारी कॉलेज है, उसके अंदर कोई सी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट हो चलता है, ठीक। क्या बोला इसमें कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई भी जो धर्म की शिक्षा हो, क्या भाई तुम्हें नहीं दी जाएगी। हाँ भाई, ये बात पता लगी। तो मैंने क्या बोला कि जो कोई सा भी जो सरकारी जो शिक्षण संस्था है, कोई सा भी सरकारी जहाँ पे पढ़ाई होती है, उसमें किसी भी प्रकार के धर्म के बारे में तुम्हें नहीं बताया जाएगा। समझे कुछ? फिर भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, मतलब कि संस्कृति से संबंधित अधिकार है, जिसको हम बोलते हैं। और मेरे पास क्या है? शिक्षा संबंधी अधिकार। मेरे पास जो अनुच्छेद 29 है, ठीक, वो पता है भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, ठीक है, जैसे मान के चलो तुम्हारे स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उर्दू ले रखी होगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पंजाबी ले रखी होगी। तो वही बता रहा है कि भाई अगर तुम्हें अपनी संस्कृति का पालन करना है, तुम मान के चलो कि तुम मुस्लिम हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तुम्हें उर्दू पढ़नी है तो उर्दू पढ़ो आराम से, तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। फिर अच्छा ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे स्कूल जो तुम्हारे स्कूल के टीचर वगैरह हैं तुम्हें जबरदस्ती इंग्लिश दे दे, नहीं तो इंग्लिश मीडियम में कर, तो इंग्लिश मीडियम में कर, केस ठोक दो सर पे, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा। जैसे मान के चलो कि हाँ तुम वहाँ पहुँच गए, थाने में चले गए, भाई जो स्कूल का जो टीचर है मेरे को जबरदस्ती इंग्लिश मीडियम दे रहा है, तो देखो वैसे उनको इतना, जो यहाँ के इंडिया का पुलिस वाले ना, इनको इतना ज्ञान है नहीं। तुम कोर्ट में जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारी अपील सुन लेंगे। वो कोर्ट में जाओगे तो तुम्हारी बात सुन लेंगे, हाँ भाई ठीक है, हम देखते हैं उसको, इस टीचर को देखते हैं आराम से। तो तुम जिस भाषा में चाहो उस भाषा में आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। बात समझ आ गई? फिर भाई अगर मैं थोड़ा अगले पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कह रहा है कि हाँ भाई विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को अपनाए रखने को मतलब अपनाए रखने को अधिकार देता है। नॉर्मल सी बात यह है कि तुम्हें कोई सी भी भाषा, कोई सी भी लिपि या कोई सी भी संस्कृति अगर तुम उसको अपनाना चाहते हो तो आराम से अपना सकते हो, तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कोई हिंदू है और वो क्या मुस्लिम बनना चाहता है तो ये बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेरे पास है अनुच्छेद 30 है, ठीक। कह रहा इसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 में क्या बोल रखा है
कि भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था की स्थापना तथा उनके प्रशासनों का चलाने का अधिकार प्रदान करता है। देखो जो मेरे पास अनुच्छेद 30 है उसमें बता रखा है ऐसे लोग जिनकी जाति के लोग कम होते हैं, ठीक, ऐसी जाति के लोग जिनके लोग बहुत कम है, जैसे तुमसे बोल दो भाई पारसी लोग, ठीक है, बहुत ही कम है, ठीक, और तुमसे बोल दो कि मतलब बहुत सारी जातियां ऐसी है जिनके अंदर लोग बहुत कम है, तो उनको अगर अपनी संस्था बनानी है, उन्हें अपना स्कूल बनाना है, ठीक, उन्हें अपने धर्म को चलाने के लिए कुछ भी काम करना है, तो भाई कोई उसे मना नहीं करेगा। बस हमारी कोई भी उसको मना नहीं करेगा भाई तू मत कर, उसके पास अधिकार है। कौन से सेक्शन में भाई? अनुच्छेद 30 में उसके पास ये अधिकार है कि अपने वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है आसानी से और कोई भी उसको रोकेगा नहीं, ठीक है। अब मेरे पास अगर थोड़ा सा भाई आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास छठा है संविधान, कह रहे जिसको बोलते हैं मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक। मेरे पास नेक्स्ट है भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें सुनो भाई, ये जो मेरे पास है ना इसको हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं पहले जितना बता दिया मैंने ये सारा पता होना चाहिए, इसको थोड़ा बहुत लिख लेना, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है।